जय शनिदेव। मैं गुंजेश ओझा आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे विशेष प्रोग्राम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में। दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और आज संवाद का बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। आप जानेंगे राहु केतु के बहुत सारे महत्वपूर्ण बातों पर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, उससे पहले देखते हैं दीदी जी का एक संक्षिप्त परिचय वीडियो। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम शुभारती टीवी के शुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे 3 दिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष प्रोग्राम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ में। धन्यवाद। दीदी, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला प्रश्न मेरा यही होगा कि राहु केतु का जो ये परिवर्तन होता है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे दर्शकों को दीजिए। ओझा जी, हर ग्रह का यात्रा परिवर्तन सुनिश्चित तय होता है। सूर्य देवता हर महीने यात्रा परिवर्तित करते हैं। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन के अंदर में अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं। मंगल लगभग 35 से 40 दिन में यात्रा पूरी करते हैं। इसी तरह से बुध भी 30-35 दिन के अंदर अपनी यात्रा पूरी कर लेते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं। गुरु बृहस्पति देवता को 13 महीने लगते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने पर। इसी तरीके से शुक्र की अवधि भी लगभग 40 दिन के आसपास की होती है। शनि महाराज तो 2.5 साल लगाते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। राहु देवता 1.5 साल यानी 18 महीने का समय लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। इसी प्रकार से केतु देवता को भी 18 महीने का समय लगता है एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए। राहु और केतु देवता जिस राशि पर भी यात्रा कर रहे होते हैं उस राशि से कभी आगे की राशि में नहीं जाते। हमेशा वो जिस राशि में भी यात्रा करेंगे उससे पीछे की राशि में उनकी यात्रा चलती है। सारे ग्रह आगे बढ़ते हैं पर राहु और केतु राक्षस ग्रह होने के नाम से वो एक कदम पीछे ही जाते हैं। जिस दिन राहु देवता जो अभी वर्तमान में मीन राशि से यात्रा ले रहे हैं वो आगे चलकर कुंभ में प्रवेश करेंगे और केतु देवता जो अभी वर्तमान में कन्या राशि में बैठे हैं, कन्या से यात्रा ले रहे हैं, वो सिंह में प्रवेश करेंगे। यानी 18 महीने की ये यात्रा
राहु की मीन में पूरी हो जाएगी और 18 महीने की ये यात्रा जो केतु की है वो कन्या में पूरी हो जाएगी और फिर ये अपने दूसरे पीछे की राशि में चले जाएंगे। ये रिट्रोग्रेड चलते हैं, पीछे की यात्रा करते हैं और पीछे पीछे ही घूमते हैं। इसी कारण इनके पीछे घूमने के नाम से काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। इनके पीछे की चाल में जब ग्रह आते हैं सारे ग्रह, तो फिर वो एक काल सर्प दोष का निर्माण कर देते हैं। साथ में बैठते हैं, आमने सामने देखते हैं, तो ये राहु और केतु की यात्रा परिवर्तन का रूल है कि राहु से केतु साथ में और केतु से राहु साथ में। तो ये मीन राशि में अभी चल रहे हैं राहु देवता और कन्या राशि में अभी चल रहे हैं केतु देवता। तो ये बहुत समझने की बात है कि जिस राशि में वो बैठते हैं उस राशि को ग्रहण लगा देते हैं। प्रेजेंट समय में, आज के समय में मीन राशि को भी ग्रहण का समय चल रहा है और केतु के कारण कन्या राशि को भी ये ग्रहण का समय चल रहा है। और आपको तो मालूम है कि चंद्रमा को ग्रहण लगता है, आपको तो मालूम ही है कि मीन राशि यानी चंद्र राशि तो उस पर राहु का ग्रहण हो गया और कन्या राशि यानी चंद्र राशि तो उसको केतु का ग्रहण हो गया। मन को जब ग्रहण लगता है, चंद्रमा हमारा मन, मस्तिष्क, दिल, दिमाग, बुद्धि, तो इसको जब ग्रहण लगेगा तो स्वाभाविक है कोई गलतियां करेगा, आदमी बिना सोचे समझे डिसीजन लेगा, नुकसान करेगा, विवाद करेगा, समृद्धि खराब हो जाएगी, शांति भंग हो जाएगी। जो व्यक्ति आध्यात्मिक होते हैं वो तो इसे सह लेते हैं या इसको एडजस्ट कर लेते हैं, पर बाकी सबके लिए थोड़ा सा संघर्ष तो रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। ऐसे ही कुछ प्रश्न भी हमारे पास आए हुए हैं। सविता जालान पुणे से एक प्रश्न पूछी हैं। उनका कहना है कि जब राहु परिवर्तित होता है तो उसमें कौन कौन सी राशियां प्रभावित होती हैं? ओझा जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राशि में वो बैठेंगे वो राशि तो पूरी तरह से प्रभावित होती है। सेकंड बात, जिस राशि में बैठकर वो जिसको देखेंगे वो उसके बाद प्रभावित होती है। तीसरी बात, जिस राशि में वो 18 महीने के बाद जाएंगे वो उनकी छाया से प्रभावित होती है। तो ये 3 राशियां हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होती हैं और सबसे ज़्यादा प्रभावित वो राशि होती है जिस पर बैठे हुए हैं। तो ये जो राशि है, मान लीजिए कि आज की तारीख में मीन पर है, फिर कुंभ पर जाएंगे और कुंभ पर बैठेंगे तो कुंभ राशि भी प्रभावित होगी और पीछे की जो राशि है मकर वो भी प्रभावित होगी। फिर जैसे अभी मीन पर बैठे हैं तो कन्या को देख रहे हैं, तो मीन पर बैठे हैं तो मीन तो प्रभावित हो ही रही है, पर कन्या को देख रहे हैं तो कन्या राशि भी प्रभावित हो रही है। तो इस प्रकार से 3 राशियां एक साथ ज़्यादा प्रभावित होती हैं। और इसके अलावा हमें देखना पड़ता है कि हमारी जन्म पत्रिका में हमारा चंद्रमा कहाँ पर है। हमारा चंद्रमा जहाँ पर होता है वहाँ से राहु और केतु जिस घर में बैठे होते हैं उस घर से संबंधित जो रिश्ता होता है वो प्रभावित हो जाता है। जैसे कि मान लो मेरी मान लो कि मेष राशि है। अब मेरी मेष राशि है तो मेरी मेष राशि के आधार पर राहु और केतु की जो परिक्रमा है वो मुझे ये देखना है कि कहाँ चल रही है। किसी की वृषभ राशि है तो वो ये देखेगा कि वृषभ राशि है तो राहु और केतु की परिक्रमा उसके लिए कहाँ चल रही है। तो ये सवाल रहता है कि राहु और केतु की परिक्रमा जहाँ चल रही है उसके 12 घरों में से, 12 भाव में से, तो जिस जगह पर वो राहु और केतु की परिक्रमा चल रही है उस जगह पर उसे संकट आएगा, परेशानी आएगी, डिस्टर्ब हो जाएगा, उसके रिश्ते में कड़वाहट आएगी या जो घर जिस चीज़ का है उसका नुकसान होगा। जैसे मैंने आपसे अभी कहा था कि जैसे मान लो कि मेष राशि है। अब मेष राशि वाले जातक के लिए मीन राशि पर राहु चल रहे हैं। अब मेष राशि वाले जातक के लिए मीन राशि पर राहु चल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जिसकी भी मेष राशि है उसके 12 में यानी उसके नाश के स्थान पर राहु की परिक्रमा चल रही है। तो स्वाभाविक है कि जब नाश के स्थान पर राहु की परिक्रमा चलेगी बहुत व्यय होगा, खर्चा, नुकसान, लड़ाई झगड़े, विवाद, पर अच्छा ये होगा कि वो धर्म के कार्य में व्यय होगा। अच्छा ये होगा कि जो भी कार्य क्षेत्र होगा उसमें कहीं ना कहीं आदमी पुण्य भी कमाएगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए सोचेगा और मोक्ष प्राप्ति के साधन के बारे में वो सपने देखेगा, तो पॉजिटिव भी होगा।
यदि मान लीजिए यही बात यदि वृषभ राशि वाले के लिए कहूँ तो वृषभ राशि वाले के लिए उल्टा हो जाएगा, क्योंकि राहु लाभ पर बैठ जाएंगे। मेष राशि वाले के लिए तो एक घर पीछे यानी नाश पर है, तो नाश का संबंध मोक्ष से भी है, तो फिर उसका रिलेशन आधा नेगेटिव आधा पॉजिटिव। पर यदि वृषभ राशि वाले के लिए कहूँ तो वो लाभ के हो जाएंगे, क्योंकि मीन राशि का रिलेशन फिर लाभ से बनेगा, तो वो नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, आर्थिक हानि हो जाएगी, कुछ आता हुआ हाथ से चला जाएगा, कुछ अच्छे सपने होने वाले होंगे वो पूरे नहीं हो पाएंगे। कुल मिलाकर ये है कि धन हानि के ज़्यादा योग बन जाएंगे। तो ये सबके लिए एक जैसा नहीं होता, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार से होता है। बस देखना ये रहता है कि वो कौन सी राशि वाला है और उसकी जन्म पत्रिका में राहु की जो परिक्रमा है वो वर्तमान समय में कहाँ पर चल रही है। तो 12 राशियाँ हैं, तो 12 राशियों के लिए राहु का एक स्थान पर बैठना एक जैसा फल नहीं देता। फल उसको एक जैसा देता है जिस राशि पर आए हैं, जिस राशि पर बैठे हैं, जिसको ग्रहण लगा है। पर इसके अलावा जहाँ जहाँ वो बैठेंगे वहाँ उस सुख को खा जाएंगे। मान लो कि माँ के स्थान पर वो बैठे हैं तो मात्र सुख को खाएंगे, यानी उस समय उस जातक में और उसकी माँ में कहीं अनबन होना, दूरी हो जाना, माँ को तकलीफ़ हो जाना, दोनों के बीच के नुकसान को बढ़ा देना, इस तरीके से संतान के स्थान से हुआ तो संतान के कैरियर में बाधा, ऐसी बहुत सारी परेशानियाँ। तो केतु का जो है वो कष्ट थोड़ा कम होता है, पर राहु का जो कष्ट है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, पर होता तो दोनों का है। तो आपने जो पूछा था कि ये दोनों किस प्रकार से राशियों को प्रभावित करते हैं, मेरा कहना यह है कि 12 राशियों को प्रभावित करते हैं, पर हमारे जन्म समय और जन्म तारीख के अनुसार में जो हमारी पत्रिका का निर्माण होता है उस पर ये निर्भर करता है कि इनका प्रभाव कहाँ पर अच्छा और कहाँ पर बुरा पड़ेगा। सबके लिए एक जैसा नहीं पड़ता है। अच्छा दीदी, मेरे जहन में एक और प्रश्न आ रहा है। जैसे अभी आपने राहु के बारे में चर्चा की, ऐसे ही सिमिलर केतु के बारे में भी आता है कि जब केतु का यात्रा परिवर्तन होगा तो वो 12 राशि पे क्या प्रभाव डालेंगे। तो ये तो 12 राशि के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, साथ साथ आज के संवाद में ये भी बताइए कि मेरी राशि कर्क राशि है, अगर केतु का प्रभाव अगर कर्क राशि पे पड़ता है तो क्या फल देगा। देखिए, पहले तो ये बताऊं कि जो केतु का संबंध है वो किसी चीज़ को छोड़ने से छुड़ाने से है, राहु का संबंध किसी चीज़ को ख़त्म करने से है, मिटा देने से है, नुकसान कर देने से है। और केतु उस चीज़ को नुकसान नहीं करता पर उस चीज़ को वहाँ से हटाता है। हटाता है यानी कोई चीज़ आपकी होने वाली थी पर वो चीज़ आपकी हो नहीं सकी और आपने उसको पाना छोड़ दिया और उसे छोड़कर आप वापस आ गए। तो कहते हैं केत छुड़ाए खेत। आप मुंबई की यात्रा पर निकले, आप वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, आपने यात्रा बदल के कोई दूसरी प्लानिंग करके कहीं दूसरी जगह की यात्रा पूरी करके आप वापस आ गए। कोई चीज़ थी, अपॉइंटमेंट लेटर था, कोई अधिकार था, कोई बंटवारा था, कुछ आपके भाग्य में आने वाला था, बिल्कुल सब काम होने ही वाला था, पर 2 मिनट की दूरी थोड़ा सा एक रिलेशन ऐसा बन गया कि गैप हो गया और उसके नाम से वो बात बिगड़ गई। और केतु ने कहा केत छुड़ाए खेत, कि इसको छोड़ दो, ये आपके काम का नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों में फ़र्क है। तो केतु हमें किसी दूसरे तरफ से सुख देता है, वो हमें विजयी होने का आशीर्वाद तो देता है, पर वो पहली बार में दूसरी बार में नहीं देता, वो बार बार लगातार भाग दौड़ करते रहने से वो अपना प्रतिफल देता है। तो केतु का जो निशान है वो असल में ध्वजा है। तो ध्वजा आराम से व्यक्ति नहीं फहरा सकता, ध्वजा को फहराने के लिए, झंडे को फहराने के लिए आदमी को संघर्ष करना पड़ता है। तो केतु कहता है मैं सब कुछ दूंगा पर उसमें आपको संघर्ष कराऊंगा तो आपको वो कोई चीज़ मिलेगी, खूब भाग दौड़ कराऊंगा, खूब यात्रा कराऊंगा, फिर आपको वो संघर्ष पर विजय प्राप्त हो जाएगी। अब प्रश्न किया आपने कर्क राशि से संबंधित। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। यदि कर्क राशि पर केतु का प्रवेश होता तो चंद्रमा को ग्रहण लग जाता तो तकलीफ ज़्यादा होती, पर यहाँ पर कर्क में चंद्रमा का प्रवेश नहीं है। पर यहाँ पर जो प्रवेश है वो अभी धीरे से आएगा सिंह पर, सिंह के बाद कर्क का नंबर आएगा। कर्क का नंबर आने में अभी आपको 18 महीने तो ये पूरे बचे हैं, जब आएंगे उसके बाद पहले ये 3 महीने और बचे हैं, तो अच्छा खासा समय बाकी है।
तो अभी जो सिंह पर आएंगे तो कर्क से उनका जो रिलेशन बनेगा वो मैं आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए ये 5 नंबर की सिंह राशि पर अभी यात्रा चल रही है केतु की। अभी कर्क का नंबर जो है 4 है, तो ये कर्क राशि वालों के लिए जो केतु है वो एक घर आ गया, मैं यूँ कहूँ धन भाव पर है। कर्क राशि वालों के लिए केतु का रिलेशन धन भाव पर है। अब भविष्यवाणी सुनिए, जितने भी कर्क राशि वाले हैं सबके लिए, कर्क राशि वालों के लिए केतु पॉजिटिव हो गए। यहाँ पर यदि राहु होते तो उतना पॉजिटिव रिजल्ट नहीं रहता, पर केतु इसलिए पॉजिटिव हो गए कि कर्क राशि का संबंध चंद्रमा से है। चंद्रमा की गति बहुत तेज है, भागते रहना, दौड़ते रहना, सपने देखना, बहुत उड़ान भरना, मन की गति को कोई पकड़ नहीं पाया, चंचल है, अस्थिर व्यक्तित्व है। अब ये केतु भी चंचल है। अब केतु की भी गति ऐसी है कि उसे ठहरना नहीं है, बैठना नहीं है, बिना सोचे समझे करना है, भागते रहना है, दौड़ते रहना है। तो ये केतु का भी जो संबंध है ना, वो कर्क राशि वालों के लिए पॉजिटिव बन जाता है कि जैसे तुम सोच रहे हो वैसा ही मैं तुम्हें सोच देने वाला हूँ। तुमको नहीं बैठना है, भागते रहना है, यात्राओं के द्वारा भाग्योदय करना है, तो मैंने 1 और 1 करके 11 बना दिया। अब तुम थकोगे नहीं, भागते रहोगे। तो कहने का मतलब यह है कि कर्क राशि वालों के लिए अब वो समय आ गया है जब वो अपने कार्य क्षेत्र को डबल कर दें, बिजी हो जाएं, भूल जाएं कि आराम क्या होता है, खूब भाग दौड़ करें, ऐसी यात्राएं करें जिन यात्राओं में उनका धन अर्जन हो। और सबसे ज़्यादा लाभ ये मिलेगा कि आप प्रॉपर्टी का सौदा करें, आप कोई चीज़ खरीदें, कोई चीज़ का निर्माण करें, उससे आपको फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं कर्क राशि वाले के लिए तो पॉजिटिव हैं। और मीन पर जो राहु हैं या जो अभी कुंभ पर आएंगे उनका कर्क से निगेटिव पॉजिटिव रिलेशन नहीं बन रहा, क्योंकि नज़दीक में जो है वो अभी केतु नज़दीक में पड़ेंगे उनके। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं भी इन सब चीज़ों का बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान रखूंगा अपने और अपने ज़िंदगी के बारे में। लेकिन हम लोग संवाद को आगे बढ़ाते हैं, राहु केतु के संवाद को और आगे बढ़ाते हैं जी। एक मेरे जहन में और प्रश्न आ रहा है कि जैसे अभी आपने अशुभ फल बताया राहु केतु का, तो इसको हम लोग शुभ फल में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? जो पसंद है राहु को वो कीजिए, जो पसंद है केतु को वो कीजिए। राहु की पसंद की कोई चीज़ आप यदि अपने व्यवहार में लेते हैं तो राहु देवता का प्रकोप नहीं लगेगा, और केतु से पसंद आने वाली कोई चीज़ व्यवहार में लेते हैं तो केतु देवता का प्रकोप आपको नहीं लगेगा। तो मैं आपको सबसे पहले राहु की शांति को उपाय बताती हूँ। दर्शकों, यदि आप कुंभ राशि वाले हैं, आप ये उपाय जरूर करें जो उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। कुंभ राशि में जब राहु की एंट्री होगी तो 18 महीने तक रहेगी। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं, उन तीनों नक्षत्रों में पता नहीं आपके राहु कौन से नक्षत्र में हो और पता नहीं आपका जन्म कौन से नक्षत्र में हुआ हो। ये तो आपकी जन्म पत्रिका के आधार पर आपको पड़ता है। इसी प्रकार से केतु के भी 3 नक्षत्र होते हैं। पर मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि जो राहु के नक्षत्र हैं, जैसे आद्रा है, स्वाति है और शतभिषा है। केतु के नक्षत्र मघा, मूल और अश्वनी। अब ये जो राहु और केतु के नक्षत्र हैं, उन नक्षत्रों में इनका जो असर है 6-6 महीने रहता है। आपको 18 महीने को 3 भाग में डिवाइड करना है। राहु की यात्रा को आप 3 भाग में डिवाइड कर दीजिए। 6 महीने एक नक्षत्र में, 6 महीने एक नक्षत्र में और 6 महीने एक नक्षत्र में। अब आपको ये समझना है कि उस नक्षत्र का रिलेशन आपसे कितना बन रहा है। जब आपको समझ में आ जाएगा कि राहु के इन 3 नक्षत्रों में से राहु आपकी जन्म पत्रिका में कौन से नक्षत्र में है, या आपकी जो जन्म की राशि है उसका नक्षत्र क्या बनता है, तो फिर आपको ये देखना है कि जो पहले के 6 महीने हैं वो आपके लिए ज़्यादा अच्छे हैं कि दूसरे 6 महीने या तीसरे 6 महीने। हमेशा याद रखिए कि पूरे 18 महीने पूरे ख़राब नहीं होते और 18 महीने पूरी तरह से अच्छे भी नहीं होते। दूसरा, डिग्री। राहु की डिग्री कितनी है? यदि राहु की डिग्री 0 डिग्री है, 5 डिग्री है, 3 डिग्री है, बाल्यावस्था के हैं, तो आप देखेंगे कि जो शुरुआत है उसमें ही आपको असर हो जाएगा। यदि वो यंग है तो इसका मतलब है कि 6 महीने निकलने के बाद असर होगा।
यदि वो वृद्ध हैं तो इसका मतलब है कि 12 महीने निकलने के बाद में अशुभ असर होगा। तो जब ये असर होगा तो आपको इसके उपचार करने पड़ेंगे। पहले मैं राहु के उपाय आपको बताती हूँ। जल के अंदर जो मछलियाँ होती हैं, मछलियों के लिए जो दाना डालते हैं, जो अनाज डालते हैं, खाने पीने का कुछ भी आइटम डालते हैं, ये राहु शांति के लिए बड़ा कारगर होता है। जहाँ पर नदी तालाब हैं, जहाँ पर मछलियाँ पाली गई हैं, उन क्षेत्रों में जाइए। राहु के 3 नक्षत्रों में से नक्षत्र को खोजिए। जैसे मैंने कहा कि स्वाति नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र है और शतभिषा नक्षत्र है, जिसे शततारिका भी कहते हैं। ये 3 नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र आपको मिलना चाहिए। अब जहाँ पर मछलियाँ हैं वहाँ पर आप 200 ग्राम आटा ले लीजिए। आटा को गूँथिए, छोटी छोटी सी गोलियाँ बनाइए। ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः। कम से कम उसमें 100-108 गोलियाँ बनाइए। उन आटे की गोलियों को आप मंत्र पढ़ते जाइए, पानी में फेंकते जाइए, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः, ओम राहुवे नमः। या घर में आप गोलियाँ बना लीजिए, आटे की गोलियाँ बना कर मंत्र पढ़ के आप 108 बार 108 गोलियाँ रखिए। एक जगह जाइए और राहु देवता का मंत्र बोल के कहीं जल में विसर्जित कर दीजिए। जहाँ जल में आप ये आटे की गोलियाँ विसर्जित करके आएंगे, बस ये समझ लीजिए कि वो राहु देवता की शांति का उपचार बन जाएंगी। जल की जो जीव जंतु हैं, जल की जो मछलियाँ हैं, उसे खाएंगी। इसका मतलब यह है कि भी आपकी पीड़ा को निकाल देंगी। इस तरह से जल के अंदर में कई बार अभी आटा नहीं है, गोलियाँ नहीं है, आप कहीं सफ़र में गए हैं, वहाँ नदी है, तालाब है, समुद्र है, आपका मन हुआ मैं यहाँ उपाय कर लूँ। आपने देखा कि राहु का नक्षत्र है, अब मैं अवसर नहीं जाने देता, तो उस समय जो भी खाने पीने के कुछ आइटम हैं प्रसाद रूप में, जो भी आपको मिल जाए, चने मिल जाएं, कुछ और भी खाने पीने की कुछ चीज़ें मिल जाएं, तो जो आइटम आपको ऐसा लगे कि ये जल में डालने से घुलेगा नहीं और ये आइटम मछलियाँ खा सकती हैं, तो वो चीज़ आप लीजिए। और लेने के बाद में जो भी आपके हाथ में आया है वो सूखा अनाज, कच्चा अनाज, उसके बाद में आप मछलियों को डालिए। और जब आप डालते हैं तो निश्चित रूप से आपके लिए राहु शांति का आप उपचार करते हैं। इस तरह से अब बताती हूँ मैं केतु के उपाय। केतु के उपाय से संबंधित महत्वपूर्ण चीज़ होती है जो हवन सामग्री में अपन डालते हैं। दूसरी चीज़ जो होती है महत्वपूर्ण, वो होती है 7 प्रकार के धान्य। जो भी हम गेहूँ, चना, चावल, मूंग दाल, मसूर दाल, ये चना दाल, ये सब जो यूज करते हैं, हरी, लाल, पीली, काली, ये सब, तो ये सब चीज़ें हम ले लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को सुरक्षित करने के लिए, केतु शांति के लिए अपने शरीर से उतारा करते हैं। और दिन मंगलवार का होना चाहिए और केतु का नक्षत्र होना चाहिए, मघा, मूल, अश्वनी। इन तीनों में से यदि एक नक्षत्र है, यदि आप केतु से प्रभावित हैं या आपकी राशि पर केतु चल रहा है, तो आप याद रखिए इन 3 नक्षत्रों में से कोई भी एक नक्षत्र का चुनाव कीजिए और उसके बाद में ये जो चीज़ें मैं आपको बोल रही हूँ वो ले लीजिए 1-1 kg की मात्रा में। और कहीं भी ऐसी जगह जाइए जहाँ जल में मछलियाँ हों और ये सारी की सारी मछलियों में विसर्जन करके आ जाइए। भले ही 18 महीने में एक ही बार करें, पर बहुत अच्छे से करें, दिल से करें। भले ही आपको 7 kg अनाज जल में फेंकना पड़े, पर आप ये ना सोचें कि वो 7 kg अनाज जल में फेंका है। नहीं, फेंका कहाँ है, वो जल के जीव जंतुओं के लिए आपने भंडारा लंगर कराया है, वो महाप्रसाद दिया है उनको। आपको कल्पना नहीं है कि जल के जीव जंतुओं को भोजन कराने से केतु देवता की सारी पीड़ा निकल जाया करती है। बस 2 काम कीजिए, केतु का नक्षत्र होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा काम ये कीजिए कि जब आप उसे घर से लेके चलते हैं तो जो अनाज आपने लिया है हाथ में, या फिर अनाज की जगह जौ से ये प्रयोग करना चाहते हैं, तो आप शरीर के अंग अंग को स्पर्श कीजिए, खास तौर से पैरों को, क्योंकि केतु का जो असर है ना वो घुटने और एड़ियों में ज़्यादा रहता है। मैंने महसूस किया है, कंसल्टेंसी के लिए छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में मेरे पास में हर महीने 1 और 2 तारीख को जो लोग आते हैं, उसमें ज़्यादातर घुटने और एड़ी के दर्द से प्रभावित लोग वो कहते हैं कि हमें अभी 6 महीने में दर्द चालू हुआ, पता चला कि 6 महीने पहले ये केतु की यात्रा बदली। और जब तक वो यात्रा रहती है आप दुनिया भर के इंजेक्शन लगा लीजिए,
दुनिया भर के ट्रीटमेंट कर लीजिए, आदमी चलने फिरने को लाचार रहता है और ठीक होना होता है तो बिना किसी दवाई के अच्छा हो जाता है। जैसे ही केतु की यात्रा पैर से निकल गई, दूसरी राशि में एंट्री कर गई, व्यक्ति दौड़ने लगता है, कहता है एड़ी का दर्द तो खत्म, घुटने का दर्द तो खत्म। तो ऐसा मैंने अनुभव किया है, ये ऐसा मेरा प्रैक्टिकल प्रयोग करके मैंने देखा है। तो मैं यही कहती हूँ कि ऐसी स्थिति में धर्म और आध्यात्म के दान पुण्य के किए गए उपाय आपकी चिकित्सा है। मैंने बहुत महसूस किया है कि जब हम दान करते हैं, जब हम कोई चीज़ प्राणियों को खिलाते हैं, जीव जंतु को खिलाते हैं, पक्षियों को खिलाते हैं, गायों को खिलाते हैं, मूक पशुओं को खिलाते हैं, तो वो अपने आप में एक ट्रीटमेंट का काम करती है। क्योंकि वो मूक जानवरों की जो ब्लीचिंग है, जो जीव जंतुओं और भूमि के अंदर में गर्भ में रहने वाले जो प्राणियों की, जो जीवों की जो ब्लीचिंग है, वो बहुत बड़ी ब्लीचिंग है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस प्रकार के उपाय करते रहें और ऐसा उपाय करने से हमारी लाइफ में हमारी सुरक्षा की गारंटी है, घटना दुर्घटना नहीं होगी, अशुभ घड़ी टल जाएगी। कहते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा बलवान होता है। इसे जल में विसर्जित कीजिए। जल में विसर्जित करने से आपको राहु और केतु दोनों के शांति विधान का पुण्य फल मिला करता है। राहु की शांति हो या केतु की शांति हो, जल यदि है तो 100% हमें जल में ही डालना चाहिए। XYZ कई बार ऐसा होता है जल है ही नहीं, गर्मी के दिन चल रहे हैं और जल नहीं होने से अब परेशानी यह है कि इसको कहाँ लेके जाया जाए। तब ऐसी स्थिति में हम वनस्पति के नीचे, अब राहु की वनस्पति है सफ़ेद चंदन, लाल चंदन, फिर आपको खोजना पड़ेगा कि चंदन का वृक्ष कहाँ पर है। तो फिर आपको यदि मिल जाता है कि चंदन का वृक्ष कहीं भी है तो आप लीजिए। पलाश का जो पौधा है वो केतु का है, पर ये मिलते नहीं है। मिले तो गड्ढा कीजिए और उसमें राहु के सामान को डालिए, केतु के सामान को डालिए। पर ये मुश्किल का काम है। पर देखिए, जो भी करना है तो आप पीछे लग के करेंगे तो रिजल्ट आपको 100% आएगा। क्योंकि राहु क्रूर ग्रह हैं, वो शनि के जैसे दिलाते हैं और बहुत ज़्यादा दिलाते हैं। पर शर्त यह है कि आप उनको समझें और उस तरीके से उपाय करें तो 100% ये परिक्रमा आपको नेगेटिव से पॉजिटिव बनेगी। एक पॉजिटिव वे है कि इस अवधि में आदमी बहुत आध्यात्मिक हो जाता है, नास्तिक से नास्तिक भी आस्तिक हो जाता है, तो इसलिए पॉजिटिव भी है। यदि इस ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम शुभारती संवाद डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के इस विशेष एपिसोड में, एक विशेष संवाद में इतना ही। अगले शनिवार इसी मंच पर एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक मुझे और दीदी जी को दीजिए इजाजत। जय शनिदेव।